हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। ये ऑफिशियल आंसर की है जो यूपीएससी ने रिलीज़ किया है, अभी हाल ही में रिलीज़ किया है। तो ये क्वेश्चन पेपर के साथ हम उस आंसर की को डिस्कस करेंगे। चूँकि 100 क्वेश्चन हैं तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं अपन स्पेंड करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे बताया गया है। इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, नीदर वन नॉट टू। तो जागीरदार्स वेर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार्स वेर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज भी इनको दिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। सो दिस इज द रॉन्ग वन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा है, लैंड असाइनमेंट्स जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेर नॉट हेरिडिटरी। तो ऐसा भी नहीं है, कई जमींदार्स को दिया गया था, हेरिडिटरी था, तो इसको आप याद रखें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पे आपको बताना है इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा। इसमें सही आंसर यूपीएससी के हिसाब से है बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। तो ये बेसिकली मेन पर्पज था, इसको आप याद रखेंगे, लैंड रिफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाई। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बात कर रहा है। चार्टर एक्ट बहुत सारे आए, दिस इज वन ऑफ देम। वेल, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके सामने, और इसका सही स्टेटमेंट देखा तो ए है, मतलब 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। वेल, तो चाय और चाइना को छोड़कर बाकी को मोनोपोली जो है खत्म कर दी गई थी, बट इन दोनों में मोनोपोली बरकरार थी। दूसरा, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश टाउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सोवरेनिटी बात करता है ब्रिटिश टाउन की, तो ये भी आप याद रखें। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, बेसिकली स्टिल इट वाज कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ। बस फर्क ये है कि 1858 के बाद ये बदलाव हुए, तो ये अभी नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और यूपीएससी के हिसाब से सही आंसर जो इसमें है वो है सी, बोथ 1 and 2। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात, स्वदेशी मूवमेंट से इसे फायदा मिला। और दूसरा स्टेटमेंट है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये भी आप याद रखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश किया गया, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग आल्सो, दिस आल्सो प्रीटी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर्स आपके सामने दिए हुए हैं, बताना है आप लोग इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। सो इसमें देखा है सही स्टेटमेंट जो है यूपीएससी के हिसाब से वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की बात करें तो इसके लीडर महात्मा गांधी थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के लीडर थे। तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब ईवी रामास्वामी नायकर। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पेक्टिव जो लीडर्स हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसको आप याद रखें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। यूपीएससी ने इसका सही आंसर जो दिया है वो है सोहगौरा। ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। चानूदारो, कोजी और देसलपुर, इसको आपने कई बार सुन रखा है, तो ये सारी हड़प्पन साइट है, बस सोहगौरा को छोड़ के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इन रण्य अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो इसका सही स्टेटमेंट देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है ए, मतलब कंगन हाली, तो ये आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपके सामने, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो महायान बुद्धिज्म के फीचर्स क्या हैं, ये इसमें है, तो इसका सही स्टेटमेंट तीनों ही है, तीनों ही फीचर हैं। ओके, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ट्रेडिंग ऑफ
ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, बिल्कुल सही बात है। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, ये तीनों ही चीज़ें स्टार्ट की गई, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टिंग, फोर्स लेबर विस्टिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्स लेबर के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से, इनमें से कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। तो इट वाज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो ये आप याद रखेंगे विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट सही है। तो याद रहे फोर्स लेबर गुप्ता पीरियड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती थी, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्डिंग कल्याण मंडप वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। तो कल्याण मंडप जो है कौन से किंगडम में फॉर्म किया थे, बिल्ड किया थे। तो यूपीएससी के हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, डी, विजयनगरा एम्पायर में। तो ये आप याद रखें कल्याण मंडप। अगला क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। ओके, अगला ही स्टेटमेंट इसमें है, देखा इसमें सही स्टेटमेंट जो है केवल एक ही है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, नहीं। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं बेसिकली देखा है तो, सिर्फ पहला स्टेटमेंट इससे सही है, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसका सही स्टेटमेंट देखा है तो कोई भी नहीं है, नीदर वन नॉट टू। तो संत निम्बारक वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसमें उल्टा दिया है थोड़ा सा। संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाई शेख अहमद सरहिंदी, तो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये देखते हैं बेसिकली इसमें क्या है। तो इसमें बेसिकली 1 and 3 स्टेटमेंट राइट, मतलब महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर, बिल्कुल सही बात है। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार, ऐसा नहीं है, गांधी ने सपोर्ट किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ साल्टा बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है आपके सामने विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर्सन दिए हुए हैं और पोजीशन हेल्ड, तो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्टली पेयर मैच करना है आपके सामने। सो इसका सही स्टेटमेंट देखा है तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। और सर तेज बहादुर सप्रू की बात करें, यस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। केसी न्यू की बात करें तो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। पीसी जोशी की बात करें जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो ये आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विद रेफरेंस टू मियां तानसेन, तानसेन के बारे में है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो इसमें देखा है तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय हिम, द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तो वेल देखा तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, तो ये आप याद रखें। बाकी जो है वो सही है। तानसेन कंपोज द्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, दिस आर राइट स्टेटमेंट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है देखा है तो, इसका सही आंसर जो है वो है सी, मतलब जहांगीर। तो ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीट इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो इसको आप याद रखें। सो एनीवे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अटल इनोवेशन मिशन एम इज सेटअप अंडर द, ये क्वेश्चन हालांकि पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अटल इनोवेशन सेटअप मिशन जो सेटअप किया गया था ये किसके अंडर में है, ये है नीति आयोग के अंडर में। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये एक गैर संवैधानिक आयोग है, तो ये भी आप याद रखें। 21 जून के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने, और ये आपको बताना है बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट इस पर सही है। तो इसका पहला स्टेटमेंट ही सही है, द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्किल, तो ये आप याद रखेंगे, आर्कटिक सर्किल डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन, ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। अगला है आपके सामने, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू।
विच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स was domesticated in the new world and introduced into the old world. ऑलराइट, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर देखा तो ए है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। टोबैको, कोकोआ एंड रबर, तो ये आप याद रखें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। तो यूपीएससी के हिसाब से इसका सही आंसर केवल ए है। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दैट्स ट्रू। डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नो दैट्स नॉट ट्रू। वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो दैट्स ओनली स्टेटमेंट इज नॉट राइट। अगला है कंस द फॉलोइंग पेयर्स, चूंकि वन हॉर्न राइनो जो है आपको अफ्रीका में मिलता है। कंस द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ फेमस प्लेस है, रिवर दिया हुआ है। तो ये देखते हैं बेसिकली इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यूपीएससी के हिसाब से इसका सही आंसर है ए, 1 एंड 2। मतलब पंढरपुर की बात करें तो चंद्रभागा रिवर, दैट्स नियर बाई। ओके, और तिरुचिरापल्ली की बात करें तो ये कावेरी रिवर के बैंक में है, तो उसको आप याद रखिए। हम्पी का मालप्रभा से कोई मतलब नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, हालांकि देखा है विजयनगरा एम्पायर जो है तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के द्वाब मतलब उनके बीच में स्थित है, तो ये भी आप याद रखें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स बिकॉज, तो व्हाट इज द वैलिड रीजंस बिहाइंड दैट। तो इसका सही आंसर दिया है बी, प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल सही बात है, प्राइस लेवल वेरी करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका सही आंसर जो दिया है इसमें वो है डी, मतलब रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन द फॉलोइंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वैसे इन्वायरमेंट का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। तो इसका सही आंसर है इसमें डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो ये आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, यू हैव गॉट द ऑप्शंस, और ये है नैयर, पिपरा एंड सेंडुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कल्लक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली देखा जाए तो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में दीज आर लोकेटेड ओवर देयर, तो ये आप याद रखेंगे। थोड़े नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अगला है आपके सामने कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये देखते हैं बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें डी स्टेटमेंट मतलब चारे सही हैं। मतलब सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही बात है। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, दैट्स ट्रू। सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो ये आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चारों ही सही हैं, तो प्लीज नंबर 1, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कैन द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पेयर्स आपके सामने दिए हैं और आपको वाइल्ड लाइफ और नेचुरली फाउंड इन बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही स्टेटमेंट है वो है सी, 1 एंड 3 आर राइट। मतलब ब्लू फिन महासीर की बात करें तो कावेरी रिवर में है, पहली बात आप ये याद रखेंगे, दिस राइट स्टेटमेंट। अगला है आपके सामने इरावदी डॉल्फिन की चंबल रिवर नहीं है, बेसिकली यहाँ पे गंगेज रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। रस्टी स्पॉटेड कैट की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स में है, तो इसको आप याद रखिए। इरावदी डॉल्फिन की बात करें, इरावदी कहाँ की रिवर है, म्यांमार की रिवर है, तो ये भी आप याद रखिए। एनीवे, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। वेल, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है देखा है तो। इसका सही आंसर जो दिया हुआ है वो है ए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मेरीन इकोसिस्टम, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली देयर वाज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। तो किस चीज़ का सस्टेनेबल सोर्स है, तो इसका सही आंसर है डी, टेक्सटाइल फाइबर, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट्स इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, तो सारे ही सही हैं। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, दैट्स ट्रू। दूसरा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, दैट्स ट्रू। लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो तीनों सही हैं। अगला कौन द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ आपको स्टेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दिखा है विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है बेसिकली, और असेंडिंग ऑर्डर में जाना है आपको
पहले सबसे कम फिर देन आफ्टर बढ़ता हुआ। तो इसमें सही स्टेटमेंट है सी, मतलब 3241। तो पहले आएगा 3, देन 2, देन 4, देन 1। तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में सबसे अधिक है, तो ये आप याद रखें। पहले 3 से 2 जाएंगे मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश से जाइए उड़ीसा में, फिर उड़ीसा में जाइए छत्तीसगढ़ में। तो ये सीक्वेंस आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हालांकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, और इसका सही स्टेटमेंट देखा जाए तो वो है 1, 2 एंड 3। मतलब ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। दूसरा, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तीसरा है मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है। अगला है द फॉलोइंग, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू। तो इसमें 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, और इन 4 स्टेटमेंट्स में चारों ही सही हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे ओजोन हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, सभी रिलीज होते हैं। इसको आप याद रखें। अगला है आपके सामने कौन सा फॉलोइंग पीएस, यहाँ पीएस दिए हुए हैं और सी और बॉर्डरिंग इस कंट्री दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पीएस गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच आपको करना है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट है वो है बी, 1, 3 एंड 4। मतलब एड्रियाटिक सी की बात करें तो बिल्कुल अल्बानिया बॉर्डरिंग है। ब्लैक सी की बात करें तो क्रोएशिया यहाँ कतई नहीं है, दिस इज रॉन्ग वन। कैस्पियन सी की बात करें, यस कजाकिस्तान टच करता है, कैस्पियन सी से कजाकिस्तान डेफिनेटली टच करता है। मेडिटेरियन सी की बात करें तो ये है मोरक्को, बिल्कुल टच करता है, मोरक्को रबात है ना। और रेड सी की बात करें, सीरिया का इसे कोई लेना नहीं है, सीरिया इज नॉट देयर। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, कैस्पियन सी सही है और मेडिटेरियन सी सही है, सिर्फ 1, 3 एंड 4 राइट। हालांकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। Well, this is one of the finest question for PSC or UPSC or any exam। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। दिस इज द बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, दिस वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। और इसका सही आंसर क्या है, ये बहुत लोग सरप्राइज जाएंगे बट दिस इज द राइट आंसर एंड 37 का बी स्टेटमेंट सही है। मतलब इंडिया हैड बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस दुनिया में। हालांकि हमारा जो एक बहुत ही फेमस राइस है, आपको पता होना चाहिए, बासमती राइस बहुत फेमस है और हमें जीआई टैग भी मिला हुआ है। कंस फॉलोइंग पेयर्स यहाँ पे बताना है आप लोगों को। यहाँ पे ग्लेशियर है और रिवर है, तो ग्लेशियर और रिवर में आपको करेक्ट मैच करना है और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये सही स्टेटमेंट में 1, 2 एंड 4 है। मतलब बंदरपूंछ की बात करें तो ये है यमुना, दैट्स ट्रू। दूसरा है यहाँ पर बारासिगरी, तो ये चेनाब, दैट्स ट्रू। और तीसरा मिलाम की बात करें तो मंदाकिनी, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। और चौथा है सियाचिन, नुब्रा, बिल्कुल नुब्रा रिवर यहीं से है। तो पहला, दूसरा और चौथा, दीज आर राइट। जेमू मनास नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट दिस क्वेश्चन। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियन, फोरेट एंड ट्राइजोस इज व्यूड विद द अप्रीहेंशन दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज। तो ये केमिकल्स हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। और इसका सही स्टेटमेंट है ए, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। तो ये पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर इस्तेमाल किए आते हैं, तो ये आप याद रखें। Comes the following statement under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India। पहले देख लेते हैं इसका सही स्टेटमेंट क्या है। लेट्स गेट द राइट स्टेटमेंट फर्स्ट। तो 14th का सी है, मतलब सिर्फ तीसरा वाला सही है। तो पहला वाला ऐसा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010 वे आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। No, that's not true. The Wetlands Conservation and Management Rules 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of the wetlands as determined by the authority। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा डिफिकल्ट है, दिस विल बिट टाइट क्वेश्चन, तो वी कैन से दिस वन, दिस विल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, लेट्स सी दीज स्टेटमेंट्स। सही आंसर में सारे ही है। तो एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, दैट्स ट्रू। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है, व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड कंग्सबाती।
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है और इसका सही है, वाटर रिजर्वायर्स, हर जगह वाटर रिजर्वायर्स हैं। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इंरिच्ड सीएनजी एज ए फ्यूल फॉर बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पे सही है गलत आपको बताना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू चूज। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है बी, मतलब 2 और 3, मतलब केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला गलत है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ हाइड्रो सीएनजी is the elimination of carbon monoxide emissions. No, that's not complete elimination. SCNG as a fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emissions. That's true. तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एज यू हैव सीन दिस वन। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट देखा जाता है, हाइड्रोजन अप टू द 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज ए फ्यूल फॉर बसेस। दैट्स ट्रू, ये हो सकता है। SCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। तो ये देखा है तो थोड़ा सा लूज क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हल्का सा गेस करके आप इसका सही कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली सही है, बेसिकली गलत है फोर्थ स्टेटमेंट, 2 और 3 राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाई आर द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। तो यहां पे सही स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट, तो ये रीजन आपसे पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो इसका सही स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां पर बी, मतलब क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। क्लाउड जो है जो अर्थ का रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, इसलिए ड्यू फॉर्म नहीं होता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पॉलिटी का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेट्स रीड इट केयरफुली। बट इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं, इसका सही आंसर है बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटेड ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वेल, आपको पता होना चाहिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था 99th अमेंडमेंट एक्ट के फॉर्म में, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो मतलब इससे पता होना चाहिए आपको 99th अमेंडमेंट एक्ट कई लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये तभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। 99th अमेंडमेंट एक्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है, एनजेसी आपको पढ़ना होगा और ये 99th अमेंडमेंट एक्ट में होता है। और आर्टिकल 50 जिसमें बोला गया है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात किया गया है, तो उसको वायलेट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सो लेट्स रीड इट केयरफुली। इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं, सी है पहला इसका सही आंसर। नाउ अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है। द मोशन टू इम्पीच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस एक्ट 1968। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, स्पीकर रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये बेसिकली एक इंक्वायरी कमेटी जो बनाई जाएगी वो डिसाइड करेंगे कि बेसिकली प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या नहीं है। अगला, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज राइट वन। अगला स्टेटमेंट है, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस इज टेकन अप for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present voting. That's true. तो ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक टिक कर देता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ। तो 9th शेड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से, कभी पास किया गया। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लूज क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, बिकॉज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये है जवाहरलाल नेहरू, स्टार्टिंग में हो गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है बेसिकली इसमें सही कौन सा है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका सही आंसर है ए, मतलब कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। दैट्स ट्रू। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। दैट्स नॉट ट्रू। तो बेसिकली 48 का सिर्फ ए स्टेटमेंट सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, आपको चूज करना है इसमें से कौन सा सही है। यू हैव टू चूज द राइट स्टेटमेंट। और यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो है ए, मतलब 1 and 2। The Parliament Prevention of Disqualification Act 1949 exempts several posts from disqualification on the ground of officer profit. That's true. बिल्कुल सही बात, exempt कर रखा है।
अगला है द एबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, अब तक 5 बार अमेंड किया गया है। ये क्वेश्चन का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आई वुड से दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिटिल बिट डिफिकल्ट मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इस चीज़ को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए कई बार इसमें इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपना रूलिंग दे सकती है, तो भी आप याद रखें। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, तो ये कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो है वो है बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आपके सामने है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पीवीटीजी इन इंडिया के बारे में लिखना है, आपको बताना है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। सो लेट मी गेट द सी स्टेटमेंट फर्स्ट। तो 1, 2 एंड 4 आर राइट, मतलब पहला सही है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रिजाइड इन 18 स्टेट्स, केवल 18 राज्यों में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड 1 यूनियन टेरेटरी, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, इट स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द पीवीटीजी स्टेटस, बिल्कुल सही बात है, या तो स्टेगनेंट पॉपुलेशन है या तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरा है देर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली आइडेंटिफाइड इन द कंट्री सो फार, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इरुलार एंड कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीज, तो इसको आप याद रखें। तो क्वेश्चन मैं कहूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, आपको ये पता होना चाहिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में है, और इसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज ए प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142, इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन देखा तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है इसमें क्या है। तो इसका देखा सही स्टेटमेंट जो है वो है बी। The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आर्टिकल 142 फिर पढ़ रहा हूं मैं आपको, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन द ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज ए प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142, इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसका कोई इससे मतलब नहीं है। बाकी दूसरा देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है। आई वुड से दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, चूंकि ये क्वेश्चन यूजुअली हम डिस्कस बहुत कम करते हैं, तो इन दैट केस वी कैन से दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला है, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द council from the cabinet, this is not true. State legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature, that's not true. 53rd क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो है वो है सी, मतलब बोथ 1 and 2, मतलब द गवर्नर मेक्स ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही। व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। वेल, ये देखा जाए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको सही नहीं बताया है, तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो इसको आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको देखिए जरा। सो लेट्स चेक इट आउट, जिसका सही आंसर क्या दिया हुआ है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, इसका सही आंसर है सी, मतलब 2 and 4। तो आइए स्टडी करते हैं, बेसिकली देखते हैं क्या है। तो 2 and 4 आर ओनली ट्रू, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, तो ऐसा कुछ है नहीं, करप्शन वाले में क्यों रहेगा, बड़ा ऑब्वियस बात है। दूसरा है, द यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं। द हाईलाइट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly। तो देखा जाए तो इसका कोई इतना मतलब है नहीं। The United Nations Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC and UNODC। तो ये देखा सही है, दिस इज ट्रू। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन की यदि बात करूं तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कहूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यूजुअली हम इतना डीप में नहीं पढ़ते यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन क्या है या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन हम यूजुअली कम पढ़ते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आपसे गलत होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। फिर भी आपको हल्का माइंड पुटअप करना होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 55th क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर मैं पहले देख लेता हूँ, इसका सही आंसर है बी। तो आइए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट क्या बोलता है। यहां पर है एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1947 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। दूसरा यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बैम्बू इज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस यू कैन से दिस वन, बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में काउंट कर सकते हैं। द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स Recognition of Forest Rights Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers। तो ये स्टेटमेंट यहां पे सही हो सकता है, दैट्स ट्रू, बट पहला स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। ऑलराइट, नाउ यहां पे तो फॉरेस्ट एरिया में वहां पर बेसिकली अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन ही मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज पहले वाले ऑप्शन में हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता था। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। कोई भी अपनी इच्छा से किसी शादी कर सकता है। बहुत ही सिंपल, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आर्टिकल 21, ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड दिस व्हाट इट टॉक्स अबाउट। आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत बहुत सारे राइट टू स्लीप भी आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कंस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखा जाए सिर्फ थर्ड वाली सही है। आइए देखते हैं बेसिकली क्या क्या बोलता है। According to Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India। Well, that's not true। दूसरा है in India there is no intellectual property appellate board। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ intellectual property appellate board है, this is not true। Plant varieties are not eligible to be patented in India। तो plant varieties जो है हमारे इंडिया में पेटेंट नहीं हो सकते, that's true। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हालांकि याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। इसका सही स्टेटमेंट देखा है तो केवल बी है, ओनली बी है राइट, बी इज राइट। ओके, तो आइए देखते हैं बेसिकली इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought। तो ऐसा कुछ नहीं है। lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from the various resources। तो बेसिकली पोल्यूटेंट्स की बात करता है, तो ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसको आप याद रखें। थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, लिटिल बिट डिफिकल्ट आई वुड से, बट दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, और देखा जाए तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो सी स्टेटमेंट इज राइट। वेल देखिए यहां पे बोलता है द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या बोलता है। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये इसके बारे में बात करता है। दूसरी स्टेटमेंट है वेस्ट जनरेटर है जे सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, ऐसा नहीं है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, नो।
It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated is one in one district cannot be moved to another district. ऐसा कुछ नहीं है. Only C statement is true. यहाँ पे लिखा है the rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facility. I would say this is a great question. Difficult question है, but this is very important question. अगला आपके सामने कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करना है और इसमें सही स्टेटमेंट है सी, मतलब दोनों ही सही है. पहला ये बोल रहा है एज पर द इंडस्ट्रियल इंप्लायमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018. इसमें से क्या सही है? पहला है इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म इंप्लायमेंट आर इंप्लीमेंटेड, इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म इंप्लायमेंट आर इंप्लीमेंटेड इट बिकम्स इजियर फॉर द फर्म्स और कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स. समझिए फिर से, इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म इंप्लायमेंट आर इंप्लीमेंटेड it becomes easier for the firms and companies to lay off workers. Alright. दूसरा है no notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workman. That's true. तो ये है एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018. ये काफी इंपॉर्टेंट है. देखा जाए तो यहां पे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है. तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें. दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट वन. वेल, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से. यहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है. लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ. तो यहां पे आपसे पूछा गया है सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, और इसका सही आंसर है वो है बी, लीड बैंक स्कीम. तो सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम, जिसको आप याद रखें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपके सामने है विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया, माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहां पे माइनर मिनरल्स की बात की जा रही है. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और 60 सेकंड का सही आंसर है वो है ए, मतलब 1 and 3 आर राइट. देखते हैं बेसिकली क्या है. सैंड इज ए माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू prevailing law in the country. That's completely true. दूसरा, state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है. तीसरा, state governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. That's true. देखा है 60 सेकंड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपके सामने है. लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ये क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहां पे दिखा है तो कोई भी सही नहीं है. मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, ऐसा नहीं है. दूसरा है ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स, ऐसा भी नहीं है. बाकी करेंसीज में भी हम डिनोमिनेट करते हैं. क्वेश्चन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया. तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर देखा जाए तो ये है बी, डिपॉजिट्स. याद रहे, नॉट इंक्लूडेड, डिपॉजिट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. डिपॉजिट्स जो है असेट्स में इंक्लूड नहीं होती, ये आप याद रखें. एडवांसेस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है, ये काउंट होता है, लेकिन डिपॉजिट्स काउंट नहीं होती असेट्स में. तो ये आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन. यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन गलती तो होनी नहीं चाहिए. अगला आपके सामने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following factors is our contributors to reducing the risk of currency crisis. Contributor to the reducing the risk of currency crisis, आइए जानते हैं. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें जो सही आंसर है वो है बी, 1 and 3 only. The foreign currency earnings of India's IT sector, exactly that's true, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी अर्न करता है. और दूसरा, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तीसरा, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, बिल्कुल सही बात है. तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, दिस इज ग्रेट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपके सामने है. लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स आर शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट. ये किसने रिकमेंड किया? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर देखा है तो ये है सी, सरकारी कमीशन 1983 में उन्होंने रिकमेंड किया था. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में सरकारी कमीशन की बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन. तो इसको आप याद रखें. जस्ट 1 सेकेंड, आई होल्ड ऑन. ओके,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है? दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। इसका सही आंसर है पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसे बोलते हैं पी नोट्स। तो यहाँ पे याद रखें। अगला है कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए कुछ सारे, और आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट देखा है तो पहला स्टेटमेंट केवल करेक्ट है। एज पर द लॉ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट द बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, दैट्स ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। नो, दैट्स नॉट मैंडेटरी एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अगला आपके सामने है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये देखते हैं बेसिकली इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें देखा सिर्फ ए सही है, मतलब एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। और दूसरा यहाँ पे बोलता है द सेकेंड वन दे टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, दोनों ही होते हैं इसमें। तो ये आप याद रखें, दीज आर टू आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये रेगुलेटर के रूप में काम करती हैं, रिव्यू करती हैं बेसिकली, नॉट रेगुलेटर काम करती हैं। बेसिकली इनका काम होता है रिव्यू करने का काम। जो रेगुलेटर्स होते हैं उनको रिव्यू करने का काम ये दोनों ही करते हैं। एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, दोनों ही इसको रिव्यू करने का काम करते हैं। तो ये आप याद रखें। दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहां पे बताना है कौन सा करंट है इसमें रिगार्डिंग 5-year प्लान्स। तो कह सकते हैं कि 5-year प्लान अभी भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप 5-year प्लान नहीं पढ़ें और बिना पढ़े आपका काम चल जाएगा। यू हैव टू स्टडी इट राइट नाउ। तो 1 and 2 are right. From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industry. That's true. दूसरा यहाँ पे the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. That's also true. तीसरा लिखा है, in the fifth 5-year plan, for the first time the financial sector was included as the integral part of plan. No, that's not true. पहले से था। ओके, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 70th क्वेश्चन है, ये है 5-year प्लान पे। ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट दैट इजी टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत ही फेमस बैंक है इस समय। ये एक चाइना का इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, दिस व्हाट वी कैन सी। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। तो देखा तो केवल एक करेक्ट है, मतलब AIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, दैट्स ट्रू। ऑलमोस्ट 100 के आसपास इस समय टच कर रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन इंडिया। नो, इंडिया नहीं बल्कि चाइना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। नो, दैट्स नॉट ट्रू। एवली बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जर्मनी जैसी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप याद रखें। तो ये क्वेश्चन देखा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वी कैन से दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। तो रिसेंटली क्या साइन किया गया? तो इसका स्टेटमेंट देखा है सही है, वो है डी। टू एम, ओके लेट मी रीड दिस वंस अगेन। टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ 50 crore रुपीज आर मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। तो व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। तो ये इसका मेन एम था, तो इसको आप याद रखें। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकता हूं बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बट फिर भी मैं कहूंगा ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाई। ये कहां सेलेक्ट किए आते हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन आई वुड से। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सेलेक्ट किए आते हैं। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनके जो चेयरमैन हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सेलेक्ट किए आते हैं। तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने, इससे बताना आप लोगों को करेक्ट कौन सा है इसमें से। तो देखा है इसमें करेक्ट जो है वो है बी 2 and 3। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नो, दैट्स नॉट ट्रू।
दूसरा, वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस, दैट्स ट्रू। तीसरा है बेसिकली एक प्रकार से रेगुलेटर काम करती है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें, अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर लेट सिटी, दैट्स ट्रू। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसको गेस करके आप सही कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एलटीई मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्ट मतलब वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसमें से कौन सा डिफरेंस है ये आपको इसे बताना है। और देखा जाए तो इसमें दोनों ही गलत हैं, है ना। LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G, नाउ दैट्स नॉट ट्रू। LTE इज डेटा ओनली ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड वोल्ट इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, दैट्स नॉट ट्रू, दोनों ही गलत हैं। ऑलराइट, अगला यहाँ पे, बट ऐसे क्वेश्चन को गलत करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगला आपके सामने, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना ही चाहिए। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। लेट्स सी द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सी करेक्ट है। तो वुमेन विद 2 चिल्ड्रंस गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि 2 से ज्यादा है तो वहां पे नहीं मिलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पीरियड लीव्स, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, बेसिकली डिपेंड अपॉन द वुमेन, वो कैसे चूज करना चाहती हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एंटरप्राइजेस विद क्राइसिस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्राइसिस विजिट डेली, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। तो आई वुड से दिस वन थिंग, केवल 3 स्टेटमेंट सही है, 3rd स्टेटमेंट सही है, तो ये आप याद रखें। अगला यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इनमें से कौन सा सब इंडेक्स नहीं है। तो याद रहे आपको सब इंडेक्स से पढ़ना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवनली पहला वाला जो क्वेश्चन है, आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, और ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा इसमें काउंट नहीं होता, तो देखा जाए तो इसमें काउंट जो नहीं होता वो ये है, ए मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो ये इसमें काउंट नहीं होता, इट्स नॉट पार्ट। बाकी पेइंग टैक्सेस है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट से, ये सारे सब इंडेक्स में आते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो है ये इसमें नहीं आता, मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसमें काउंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच द फॉलोइंग, तो किस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको इसे बताना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। और इसका सही आंसर है वो है सी, मतलब द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट दिस क्वेश्चन फॉर यू। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस। वेल, तो ये यहां पे बेसिकली पूछा जा रहा आप लोगों से, तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो दोनों इसमें काउंट होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट सोसाइटल प्लान्स, सोशल कैपिटल, तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट सोशल कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, ये सोशल कैपिटल का एक पार्ट है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, ये पार्ट है, बाकी जो है वो इतने सोशल कैपिटल में नहीं आते, तो इसको आप याद रखिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, थोड़ा सा एथिकल क्वेश्चन है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, बट ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पे स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको चूज करने हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, वेल देखा तो इसमें सारे स्टेटमेंट गलत हैं। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिशन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, दैट्स नॉट ट्रू। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेल दैट्स आल्सो नॉट ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगला है कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लुक एट हियर। और इस क्वेश्चन में देखा है तो काफी सारी चीजें दी हुई हैं, तो देखते हैं बेसिकली क्या है। तो इसमें देखा है तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है, पर्जिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स, पर्जिंग पावर पैरिटी PPP एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत ही अमेजिंग रिप्लाई है। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए। दूसरा है इन द टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नो दैट्स नॉट ट्रू। यहां पे इंडिया जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां कुछ स्टेटमेंट दिए हुए आपके सामने, सो लेट मी चूज देम। इसमें सही आंसर क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका सही आंसर है वो ए, मतलब 1 and 3। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाइजेस्ट, दैट्स ट्रू, नो डाउट। तो ये हम खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं, रिमेंबर। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑल सीड्स, दैट्स नॉट ट्रू। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन is more than that of sugarcane, that's true. Area under sugarcane cultivation has steadily decreased. Well, I would say this question is quite difficult question. मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कितना एरिया किस में कल्टीवेशन हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के इतने डीप डेटा को कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी आप इसको याद रखें। Among the agricultural commodities imported by India, which in the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? फिर पढ़ रहा हूं, among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? तो इसका सही आंसर है वो है डी, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स, मतलब एडिबल ऑयल्स को हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ग्रेट क्वेश्चन। स्पेशली हमने जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां से हमने इंपोर्ट करा है, जिसको आप याद रखें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच द फॉलोइंग वुड बी यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? तो लिबर्टी की बेस्ट डेफिनेशन इसमें क्या है, ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, फ्यूचर में आपके काम आएगी। और इसका सही आंसर है डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है, तो ये आप याद रखें। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट दिस क्वेश्चन। Which the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? इनमें से कौन सा मेजर अप्रोप्रिएट नहीं है? नॉट, तो नॉट बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है वो है डी, फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दैट्स नॉट ट्रू। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, दैट्स ट्रू, ये करते हैं हम। इंकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, दैट्स ट्रू, इससे फायदा मिलता है। और तीसरा ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दैट्स आल्सो ट्रू, ये आप याद रखें। अगला आपके सामने 87th है। 87th क्वेश्चन आपके सामने बोलता है, एक बहुत ही शानदार बड़ा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स that they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India। केवल इंडिया में स्टोर हो सकता है, ये आप याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना ही चाहिए। They shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprise, no that's not true। और तीसरा, they shall submit the consult system audit report to the CAGI by the end of the calendar year, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट सही है, इसको आप याद रखें, केवल इंडिया में स्टोर कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट यहां पे है, अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग अडॉप्टेड ए लॉ ऑन द डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजंस नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018। तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, तो डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी फॉर द सिटीजंस नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम द 25 मई 2018। तो ये स्टार्ट किया यूरोपियन यूनियन ने, तो ये आप याद रखेंगे। रिसेंटली डेटा प्रोटेक्शन इस समय बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी इशू बना हुआ है, इसलिए इसमें काफी डिस्कस करना जरूरी है। रिसेंटली इंडिया साइंड ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विद विच द फॉलोइंग कंट्रीज। ये किसके साथ किया है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी, तो किया है हमने रशिया के साथ, तो ये आप याद रखें। अगला है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच इन द फॉलोइंग। तो ये किससे इंक्रीज होती है कि आपको बताना है, और इसका सही आंसर है वो है बी, मतलब इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ऑलराइट,
तो मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। यदि बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली इससे काफी फायदा मिलेगा। तो कह सकते हैं इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकता हूं। ये क्वेश्चन आपके पीएससी फर्दर ही पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए आपके सामने, इसका मैं सही स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ूंगा। ये है बी 3 and 4। तो यहां पे लिखा है ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट in the world and improves the experience using the camera of smartphone or PC। दूसरा है यहां पर virtual reality closes the world and transposes an individual providing complete immersion experience। तो कह सकते हैं दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द मीडिया इज रेफरेंस टू। ये क्या है बेसिकली, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, मतलब एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। तो ये आप याद रखेंगे, डेनिसोवन। अगला है विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा बताना है, कौन सा नॉट करेक्ट है? तो ये पहला ही गलत है। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नो, दैट्स नॉट ट्रू। Pieces of artificial functional DNA can be created in laboratories, that's true। और तीसरा है the piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in laboratory, that's true। Cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell divisions in laboratory practices, that's true। अगला यहाँ पे है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ पे है आपका सी, मतलब सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है। An electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged, ये है डिजिटल सिग्नेचर। और बाकी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, दैट्स नॉट ट्रू। यूज्ड टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल टू असेस इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वर, दैट्स नॉट ट्रू। अगला आपके सामने है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजीज विच इज द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय वेरिएबल डिवाइसेस। तो कौन सी हमने अकम्प्लिश किया? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, सारे हैं। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, दैट्स ट्रू। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन, दैट्स ट्रू। असिस्टिंग द हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन, दैट्स आल्सो ट्रू। तो कुल मिला के सारी चीजें यहां पे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कह सकता हूं, ये क्वेश्चन बाद में पूछा सकता है आपसे। अगला आपके सामने आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई इसको बोलते हैं। टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और ये आपको बताना है रीजन वाई। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ये है ए, मतलब 1, 2 and 4। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, दैट्स ट्रू। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट्स आल्सो ट्रू। साइलेंसिंग, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, आरएनए इंटरफेरेंस। और दूसरा है आपके, तीसरा स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, नो दैट्स नॉट ट्रू। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस, तो ये भी सही है। तो मैं इसको कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में आपको वैसे ही पता होना चाहिए, हम कम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स billions of light years away from the earth, what is the significance of this observation? merger of giant black holes, तो ये आपको बताना है बेसिकली। इसका सही आंसर क्या होगा? merger of giant black holes। तो इसका सही आंसर है आपके सामने वो है बी, ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्टेड। तो ये डिटेक्ट की गई थी, इसको आप याद रखेंगे। ऑलराइट, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजेंस इन इंडिया। यह आपको बताना है बेसिकली इसका रीजन क्या है। और इसमें सही आंसर जो हमारे पास है वो है बी, मतलब बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, मतलब 2 and 3 आर द राइट वन। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, नो दैट्स नॉट ट्रू। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, दैट्स ट्रू। यहां पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये प्रॉब्लम आती है। अगला प्रॉब्लम है यहाँ पे, द नेक्स्ट वन इज दैट यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, दैट्स ऑल्सो ट्रू। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, नो दैट्स नॉट ट्रू। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये आप याद रखेंगे। म्यूटेशन समथिंग वीक से। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन, बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। Cas9 प्रोटीन बेसिकली क्या है ये आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर बेसिकली है वो है ए मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ये है Cas9 प्रोटीन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और इसका सही आंसर है वो है बी, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन।
तो ये करेक्ट नहीं है बेसिकली. Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. That's true. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. That's also true. Some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show the symptoms for many years. That's also true. तो ये रहा डिस्कशन आज का. दिस ऑल अबाउट दैट. मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये रहे हमारे 100 क्वेश्चंस. दैट्स ऑल अबाउट दैट. ये पूरा 1 घंटे का सेशन रहा. तो आई होप सो कि आप यहाँ पर हैं और आप अभी तक सुनते रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी. ये आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की है, यूपीएससी के द्वारा जो रिलीज की गई है वो आंसर की है. तो इसको कंप्लीटली आप रिलायबल कर सकते हैं. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पेपर को, इस वीडियो को आप कम से कम 2-4 बार देखें तो आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगी बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से होते हैं. यदि आपने कभी यूपीएससी एग्जाम नहीं दिया है, यू मस्ट वॉच दिस पेपर 2 और 3 टाइम्स, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगी. और ये ऑफिशियल आंसर की है तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है. तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. आप सभी लोग यहाँ पे रहे इसके लिए थैंक यू सो मच. और ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए. और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. तो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.